नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि कक्षा 11 का अपन टेस्ट शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आ गया हूं। पहला टेस्ट पेपर है ये, और ये पाठ है दोस्तों खंड ख है, जो 11वीं क्लास का खंड ख है उसका पहला पाठ। खंड ख का पहला पाठ, भारत की स्थिति, विस्तार एवं स्वरूप। तो दोस्तों ये पाठ है आपका। कल आपको दोस्तों बता देता हूं क्या पढ़ना है। जो दूसरा पाठ है दोस्तों और तीसरा पाठ है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट पढ़ना है चौथा पाठ, भारत की संरचना, उच्चावच स्थलाकृतिक प्रदेश। चौथा पाठ पढ़ना है दोस्तों। चौथे पाठ का कल टेस्ट होगा रात 9:30 बजे। इस पाठ को दोस्तों साथ में तो आपका टेस्ट हो जाएगा, साथ में मैं ये प्रश्न हल करवाऊंगा तो समझा दूंगा, तो आपका ये पाठ है वो भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, भारतीयों को हिंदू किसने कहा? भारतीयों को हिंदू किसने कहा? यूनानियों, ईरानियों या पुर्तगालियों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीयों को हिंदू किसने कहा, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरानियों ने कहा था भारतीयों को हिंदू। किसने? ईरानियों को। बता देता हूं दोस्तों, ईरानी है, इन्होंने सिंधु नदी के जो तटीय प्रदेश पर रहने वाले लोग थे इनको हिंदू कहा, और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा। तो भारतीयों को हिंदू किसने कहा? ईरानियों ने। इसके अलावा दोस्तों रोम के निवासी थे, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा था, और यूनानियों ने इंडोस कहा था। तो ध्यान रखना, रोम के निवासियों ने सिंधु को इंडस और यूनानियों ने इंडोस कहा था, और यहाँ के निवासियों या जिस देश में निवास करते हैं उसको इंडिया कहा। इसी कारण दोस्तों भारत को इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। और दोस्तों आर्यों की भारत नाम की शाखा के आधार पर इसको भारत कहा जाता है। ये पेज नंबर 152 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 8, 4 या 9? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 8, 4 या 9? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। इसकी ट्रिक याद कर लेना आप, गमछा झार मित्र पर। अब देखिए दोस्तों, गमछा झार मित्र पर गै से गुजरात हो जाएगा, मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा, मैं से मिजोरम हो जाएगा, तय से त्रिपुरा हो जाएगा, पै से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रे से राजस्थान हो जाएगा। 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों गमछा झार मित्र पर, ये याद रखना। ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न, भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या मणिपुर? अभी आपको ट्रिक बताई है, यदि आपने ट्रिक ध्यान से सुनी है तो आप बता दोगे। भारत में कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 5, 7 या 8? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो बताइए जल्दी से, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अब देखिए दोस्तों 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों 82 सही 1/2 उत्तरी देशांतर, 82 सही 1/2 उत्तरी ये पूर्वी देशांतर सॉरी। और ये है भारत का मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से और भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। अब इन 5 राज्यों को याद कैसे रखेंगे? ऐसे पूछ ले कि भारत के निम्न में से किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो कैसे याद करोगे? तो इसकी दोस्तों ट्रिक है, पहले आपको बता देता हूँ राज्य। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों
ये मानक समय रेखा है। तो दोस्तों याद कैसे करोगे इसकी ट्रिक देखिए। उमा एसी चला के उड़ गई। तो देखिए ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ गई यानी उड़ीसा। तो ये दोस्तों 5 राज्य है, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण देश का क्षेत्रफल लगभग है 32.37 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.90 किलोमीटर, 32.88 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। एग्जिट पूछ ले दोस्तों आपको तो 32.87 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है भारत संपूर्ण विश्व का लगभग कितना भाग है। 1/44, 1/46, 1/43, 1/45। तो दोस्तों भारत है ये विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भाग है, ये कितना भाग है दोस्तों। 1/44, 1/46 या 1/43वां या 1/45वां। पेज नंबर 153 कक्षा 11 भूगोल में दे रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/46वां भाग है संपूर्ण विश्व का भारत। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर और यदि आपसे तटीय पूछ ले तो तटीय की है 6100 किलोमीटर। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों में से कौन सा एक द्वीप नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों में से कौन सा एक नहीं है। ट्राम्बे द्वीप, हेयर द्वीप, पाम्बन द्वीप, हरिकोटा द्वीप। तो दोस्तों जल्दी से आप बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, ट्राम्बे द्वीप। ट्राम्बे द्वीप है दोस्तों पश्चिमी तट का एक द्वीप है, पाम्बन द्वीप। दोस्तों ये भारत का नीचे वाला इस तरह से आपको हिस्सा दिखाई देता है ना, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। इधर वाले जो पूर्वी तट है इसको 2 पार्टों में बांट सकते हैं, इसको 3 पार्टों में। इसको उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, इसको सौराष्ट्र तट, मालाबार तट और यहाँ कोंकण तट। सौराष्ट्र, कोंकण, मालाबार, उत्तरी सरकार तट और यहाँ कोरोमंडल तट। तो ये बात आप ध्यान में रखना। ये इतनी बात आपके ध्यान में रहेगी ना तो आप गलत नहीं करोगे। अब देखिए मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है। एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, हेमर द्वीप, पारीकुंद द्वीप। तो मुंबई शहर है ये किस द्वीप पर बसा हुआ है। तो ये दोस्तों सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप। 11वीं क्लास 11वीं क्लास पेज नंबर दोस्तों 153 पर दी हुई है ये लाइन, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कांकीनाडा, वाल्टेयर, विमलीपट्टनम, पुरी आदि बंदरगाह स्थित है। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट। यदि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है वो चीज आपके ध्यान में है तो आप बता दोगे। कांकीनाडा, वाल्टेयर, विमलीपट्टनम, पुरी आदि बंदरगाह स्थित हैं। तो जल्दी से मुझे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर नहीं है। कारिकल, तुत्तिकोरम, धनुषकोटी या कोझिकोड। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर नहीं है। तो दोस्तों कोझिकोड नहीं है। कोरोमंडल तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है तो कोझिकोड नहीं है। कोझिकोड है दोस्तों ये मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। मंगलोरी, एलिप्पी, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम ये दोस्तों मालाबार तट के प्रमुख बंदरगाह है। और मालाबार तट है दोस्तों ये जलयान बनाने के लिए
फेमस है। जलयान बनाने का कारखाना भी इसी के ऊपर है और अनूप झील के लिए प्रसिद्ध है मालाबार तट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनूप झील किस तट की विशेषता है? कोंकण तट, सौराष्ट्र तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? तो दोस्तों अनूप झीलें किस तट की विशेषता है? मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? 4, 5, 6 या 7? भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की लगती है बांग्लादेश से सीमा। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए दोस्तों। ये 5 राज्य है जिनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है। MT MAPB, MT MAPB यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। ये 5 है दोस्तों, इनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है। इन 5 को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या अफगानिस्तान? तो दोस्तों अफगानिस्तान है ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश दोस्तों यदि आपसे पूछे तो ये देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। जी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सही क्रम का चुनाव करें। कनाडा यानी क्षेत्रफल के आधार पर है दोस्तों। कनाडा, रूस, चीन, USA, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर USA, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। नेक्स्ट ये वाला प्रश्न दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है उसमें से एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण लगा, वही प्रश्न मैंने उठा लिया। तीसरे पार्ट में कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरा तीसरा अपने काम का ही नहीं है पार्ट। देखिए, हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार या हिमालय। हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है दक्षिण का पठार है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। मिलते हैं चौथे पार्ट के साथ कल रात 9:30 बजे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 11 की ज्योग्राफी। कक्षा 11 में दोस्तों अपन जो सिलेबस है कक्षा 11 की पुस्तक का, उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, खंड ए और खंड ब। तो दोस्तों पहले अपन कर रहे हैं खंड ब, जिसमें दोस्तों पहला पार्ट और चौथा पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा तीसरा दोस्तों अपने काम का था नहीं, इसलिए अपन ने छोड़ दिया। और आज दोस्तों आपका टेस्ट है भारत का जल प्रवाह तंत्र यानी 5वें पार्ट का। कल आपको पाठ पढ़ना है भारत की जलवायु। क्या पढ़ना है? भारत की जलवायु। फिर दोस्तों एक एक पाठ ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट होगा जैसे भारत का मानसून तंत्र। तो देखिए इसमें टोटल 21 प्रश्न है। 21 में से आप कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रायद्वीपीय पठार किस ओर झुका हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार किस ओर झुका हुआ है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर या दक्षिण? तो प्रायद्वीपीय पठार किस ओर झुका हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व की ओर झुका हुआ है। किस ओर? पूर्व की ओर। नेक्स्ट है धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? धुआंधार जल किस नदी पर बना हुआ है? ताप्ती, सतलज, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धुआंधार जल प्रपात है, ये किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? नर्मदा। धुआंधार जल प्रपात है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है अंत प्रवाह वाली मुख्य नदी है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, लूणी या घग्गर? अंत प्रवाह वाली मुख्य नदी है नर्मदा,
ब्रह्मपुत्र, लूणी या घग्गर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घग्गर नदी। अंतः प्रवाह वाली मुख्य नदी है तो घग्गर नदी है अंतः प्रवाह वाली मुख्य नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम किस ओर से होता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अमरकंटक, उपयुक्त सभी। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम किस ओर से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट से। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम किस ओर से होता है? तो पश्चिमी घाट से होता है। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, लूणी, साबरमती, माही, बांडी, श्रावती, लूणी, कृष्णा, ताप्ती या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां तो लूणी, साबरमती, माही और बांडी। दोस्तों आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो वो इसी की है दोस्तों। लूणी, साबरमती, माही, बांडी, ये दोस्तों अरब सागर में जल गिराती है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रवाह किस भाग में देखने को मिलता है? वह है उच्चावच, संरचना, पठार की आयु, जल प्रवाह की दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रवाह जिस भाग में देखने को मिलता है वह है तो दोस्तों जल प्रवाह की दिशा। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु है शीत, शीतोष्ण, मानसूनी प्रकार की या कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है कृष्णा, ताम्रपर्णी, ताप्ती, कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है, शिवालिक नदी तंत्र किसे कहा जाता है? तो देखिए, सिंधु सतलज, सिंधु ब्रह्मपुत्र, काली तीस्ता या ब्रह्मपुत्र चिनाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक नदी तंत्र किसे कहा जाता है? जल्दी से आप बताइए। तो दोस्तों शिवालिक नदी तंत्र किसे कहा जाता है? सिंधु ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, जल विभाजक रेखा भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्रों में विभक्त करती है? जल विभाजक रेखा भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्रों में विभक्त करती है? 2, 3, 4 या सभी। तो दोस्तों 3 में बांटती है। कितने में? 3 में। जल विभाजक रेखा भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्रों में बांटती है? तो 3 है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह। नेक्स्ट है, जल विभाजक रेखा का आरंभिक बिंदु है हिमालय, मानसरोवर, अमरकंटक, कैलाश पर्वत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विभाजक रेखा का आरंभिक बिंदु है तो हिमालय है। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी। नेक्स्ट है, सिंधु अपवाह तंत्र की मुख्य नदियां कौन सी है? सतलज व्यास, रावी चिनाब, सतलज व्यास, झेलम नर्मदा, झेलम कृष्णा, व्यास चिनाब या उपरोक्त सभी। तो 14 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का ए, सतलज व्यास, रावी चिनाब। नेक्स्ट है, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट है भागीरथी व अलकनंदा नदियों का उद्गम स्थल, संगम स्थल। भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम स्थल, संगम का मतलब होता है दोस्तों जहां दोनों मिले। हरिद्वार, उज्जैन, देवप्रयाग या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर बताइए आप जल्दी से। भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम स्थल, तो दोस्तों प्रयाग है, देवप्रयाग। नेक्स्ट देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, कोसी, कृष्णा या बनास। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी। एक ये प्रश्न देखा था आपने, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर। ये दोनों आप ध्यान में रखना, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। कंफ्यूज मत होना, दोनों याद रखना। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना, पैमा, मेघना, थमुना। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत, राक्षस ताल, अमरकंटक, विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से होता है। तो कैलाश पर्वत हो जाएगा, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपो नदी, याद रखना, सांपो नदी। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है भारेल, दिबांग, लोहित, धनसिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का भारेल। ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी भारेल है। कौन सी है? भारेल। कई सहायक नदी हैं दोस्तों, भारेली, दाहिनी ओर से मिलने वाली भारेली, सबनश्री, मानस आदि, दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी, दिहिंग आदि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और डेल्टाई भाग में दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली, भागीरथी आदि जलधाराओं में बंट जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है भारत की जलवायु। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने आपको दिया था कक्षा 11 की जो भूगोल है उसका पाठ 4, उसमें भी मैंने आपको भू आकृतिक जो प्रदेश है उसमें दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश हैं उसमें दोस्तों मैंने आपको थार के मरुस्थल तक पढ़ने के लिए बोला था। क्योंकि पाठ बड़ा है दोस्तों और इसके 2 पार्ट बनेंगे। आज 35% अपन करेंगे, कल 35%, तो लगभग 70% बन जाएंगे इसमें। तो आपने आई होप पढ़ा होगा। पहला पार्ट है उसका टेस्ट हो चुका है। दूसरा और जो तीसरा पार्ट है दोस्तों खंड ब में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका टेस्ट इसलिए नहीं लिया मैंने। सीधा फिर आपको 4 दिया मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि सीधा पहले से चौथा ही लिंक है, दूसरा तीसरा अपने काम का नहीं है। तो पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है, सतलज व काली नदियों के बीच जो भूआकृतिक भाग विस्तृत है वह है। तो देखिए हिमालय, हिमालय, उप हिमालय, कुमाऊं हिमालय या नेपाल हिमालय। जो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 का, तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कुमाऊं हिमालय। 2 नंबर है, व्हीलर द्वीप है, दूरस्थ द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप, पर्वतीय द्वीप या प्रवाल द्वीप। तो व्हीलर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांप मिट्टी के द्वीप है। किसके हैं? कांप मिट्टी के द्वीप। नेक्स्ट है, जहां मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है वह है
भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर प्रदेश या खादर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी, खादर प्रदेश। नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को खादर, पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को बागर, और जहाँ से नदियाँ जस्ट निकलती है दोस्तों पहाड़ों पर्वतों से, उसके बाद जो पत्थर से होते हैं उन पत्थरों को भाबर प्रदेश, और जो इन पत्थरों से निकलती है नदी जस्ट उसको तराई प्रदेश बोलते हैं। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की सेलों का उदाहरण है नीलगिरी नाइश, बंगाल नाइश, गोदावरी घाटी या छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। धारवाड़ क्रम की सेलों का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। ये पार्ट दोस्तों बहुत टफ पार्ट है, इसमें लाइन लाइन में प्रश्न निकल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप एक बड़े स्थल भूभाग के रूप में थे, उसका नाम क्या था? टेथी सागर, गोंडवाना, लॉरेशिया या पेंजिया। करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप एक बड़े स्थलखंड के रूप में थे, जिसे क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंजिया। जो स्थल भाग था उसको क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। नेक्स्ट है पेंजिया के उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया, अग्र प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, ए बी दोनों। नेक्स्ट है डी, लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पेंजिया था उसका उत्तरी भाग है उसको तो लॉरेशिया कहते, क्या कहते? लॉरेशिया। जो दक्षिणी भाग है उसको गोंडवाना लैंड, और अपना जो दक्षिण का पठार है भारत का वही दोस्तों गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, यूरेशिया वाले भाग को क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया या पेंजिया। तो दोस्तों यूरेशिया वाले भाग को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। नेक्स्ट है अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य सागर था लाल सागर, मृत सागर, टेथी सागर, हिंद महासागर। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य सागर था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेथी सागर था। कौन सा सागर था? टेथी सागर। नेक्स्ट है निक्षिप्त तलछट पर दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। दबाव डालने वाले दोनों ओर इन प्रदेशों को क्या कहा जाता है? अग्र प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, महाद्वीपीय स्खलन, महाद्वीपीय दबाव। तो जल्दी से बताइए 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा अग्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? अग्र प्रदेश। नेक्स्ट है दबाव डालने वाले या धक्का देने वाले महाद्वीपीय पिंड को क्या कहा? अग्र प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, महाद्वीपीय विस्थापन या संवहनिक तरंगे। तो दबाव डालने वाले या धक्का देने वाले महाद्वीपीय पिंड को क्या कहा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पृष्ठ प्रदेश। क्या हो जाएगा? पृष्ठ प्रदेश। नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 5, 3 या 8। तो भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। नेक्स्ट है मुख्य हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, बर्फीले हिमालय आदि नामों से किस हिमालय को जाना जाता है? लघु हिमालय, महा हिमालय, उप हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, महा हिमालय। नेक्स्ट है चाप की आकृति में कौन से हिमालय की स्रोत श्रेणी है? चाप की आकृति में कौन से हिमालय की स्रोत श्रेणी है? उप हिमालय, लघु हिमालय, महा हिमालय या कुमाऊं हिमालय। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महा हिमालय। नेक्स्ट है खैबर, गोमल, टोची, बोलन दर्रे किस हिमालय में स्थित है व इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? लघु हिमालय कृषि, महा हिमालय व्यापार, कुमाऊं हिमालय आवागमन सुविधा, उप हिमालय घाटियों को जोड़ते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महा हिमालय
ये खैबर गोमल टोची बोलन दर्रे हैं दोस्तों, ये महा हिमालय से संबंधित है और व्यापार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दर्रे। नेक्स्ट है निम्न में से महा हिमालय की चोटी। देखिए निम्न में से महा हिमालय की चोटियां हैं, देखिए नागडिब्बा, पीर पंचाल, मकालू या धौलाधर। महा हिमालय की चोटी बतानी है दोस्तों, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मकालू है, ये महा हिमालय की चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है देश की सबसे ऊंची चोटियों का ऊंचाई के आधार पर मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कंचनजंगा 8,848 मीटर, गोडविन ऑस्टिन 8,585 मीटर, धौलावीरा 8,611 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8,172 मीटर। अब इनका मिलान करना है दोस्तों आपको। देखिए कंचनजंगा 8,585 मीटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। नेक्स्ट है धौलागिरी, तो धौलागिरी है ये दोस्तों हो जाएगी 8,172 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है महा हिमालय में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, काराकोरम या चुरिया मुरिया। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, काराकोरम। ये महा हिमालय की चोटियां हैं दोस्तों। महा हिमालय में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? तो महा हिमालय की ये पहाड़ियां हैं सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश, काराकोरम। नेक्स्ट है लघु हिमालय के अन्य नाम। लघु हिमालय के अन्य नाम हैं आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय या हिमालय हिमालय। तो दोस्तों लघु हिमालय के अन्य नाम क्या है? तो डी हो जाएगा, मध्य हिमालय या हिमालय हिमालय। नेक्स्ट है कश्मीर में मर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों मर्ग, मर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है। मर्ग शब्दावली जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, कोणधारी तथा घास के मैदानों को, बर्फ से आच्छादित स्थानों को, नदियों के मिलने वाले साथ को या मिट्टी व बालू से निर्मित टीलों को। तो दोस्तों मर्ग किसे कहते हैं? कोणधारी वन तथा घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। याद रखना, कोणधारी वन तथा घास के मैदानों को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तरांचल। उत्तरांचल में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डूडुआ, चुरिया, मुरिया या बुग्याल। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुग्याल या प्रयार कहते हैं उत्तरांचल के घास के मैदानों को। इंपॉर्टेंट शब्दावली है, याद रखना। नेक्स्ट है वाहन हिमालय व शिवालिक हिमालय श्रेणी किस हिमालय के अन्य नाम है? तो दोस्तों महा हिमालय, कुमाऊं हिमालय, उप हिमालय या लघु हिमालय। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे दोस्तों, इतना डीप नहीं जाएंगे, पर फिर भी ध्यान रखना उप हिमालय, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए नदियां संकीर्ण घाटियां बनाते हुए मैदान में प्रवेश करती हैं जहां अनेक जलोढ़ पंख मिलते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आ सकता है रीट में। नदियां संकीर्ण घाटियां बनाती हुई मैदान में प्रवेश करते हैं जहां अनेक जलोढ़ पंख मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तराई, भाबर, बागर या खादर। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। ये मैंने आपको बता भी दिया दोस्तों। भाबर के बाद जब नदी कंकड़ पत्थरों से जस्ट बाहर निकलते हैं उसे तराई प्रदेश कहते हैं। नए जलोढ़ क्षेत्रों को खादर, पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को बागर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बागर बाबर, दोनों शब्दावली अलग अलग, ध्यान रखना। देखिए भाबर का दक्षिणी दलदली भाग कहलाता है तराई, बागर, खादर, भाबर। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा तराई कहलाता है। क्या कहलाता है? तराई। नेक्स्ट है नदियों की मिट्टी व बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान हैं जिन्हें पूर्व में व पश्चिम में कहते हैं द्वार, दून द्वार, चुरिया मुरिया या मुरिया चुरिया। तो दोस्तों
नदियों की मिट्टी व बालू से निर्मित कुछ ऊंची घाटी मैदान हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों दून या द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दून या द्वार। इसी के आधार पर देहरादून, हरिद्वार ये इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है 25 नंबर, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि प्रमुख चोटियां स्थित है। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय या हिमालय। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है, किस हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज तक है? किस नदी का विस्तार सिंधु से सतलज तक है? तो दोस्तों किस हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक है? नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, हिमालय या असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट है, किस हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है? नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है, भारत तथा म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है? भारत तथा म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सी पहाड़ी करती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रीड के लायक प्रश्न है। किरथर की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, काराकोरम की पहाड़ी, नागा पहाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नागा पहाड़ी। क्या हो जाएगा? नागा पहाड़ी। याद रखना, नागा पहाड़ी। नेक्स्ट है, रेत के टीलों के नीचे निम्न भूमि मिलती है जिसे क्या कहा जाता है? डोट, रन, तल्ली या प्राचीन पिंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेत के टीलों के नीचे निम्न भूमि मिलती है उसे तल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तल्ली। नेक्स्ट है, वर्षा का जल भर जाने से तलियां अस्थायी झील बन जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तल्ली, टोड या रन, भाबर, खादर। तो ये भी आसान सा है दोस्तों। जो वर्षा जल भर जाने के कारण जो तलियां हैं वो अस्थायी झील बन जाती हैं जिसे टोड या रन कहा जाता है। ये पश्चिमी मरुस्थल की विशेष झीलें हैं, अस्थायी झीलें। नेक्स्ट है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पर्वत पदीय क्षेत्र को कहते हैं दुआर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पर्वत पदीय क्षेत्र को कहते हैं दुआर, चर, लाटूस, पालघाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दुआर कहते हैं। क्या कहते हैं? दुआर। नेक्स्ट है, प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता कहलाता है? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बागर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बागर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में अधिकांश नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर प्रदेश या खादर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किस क्षेत्र में अधिकांश नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है? तो बाबर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में लंबी घासें, हाथी घास आदि व वन्य जीव मिलते हैं? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बागर प्रदेश। तो किस प्रदेश में दोस्तों लंबी घासें, हाथी घास, मतलब ये नाम है दोस्तों, काशे, हाथी घास आदि व वन्य जीव मिलते हैं? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बागर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तराई प्रदेश। क्या हो जाएगा? तराई प्रदेश। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कल आपको दोस्तों इसी का पार्ट 2 होगा, यानी एक टेस्ट और होगा इसी का, 35 प्रश्न रहेंगे जिसमें। तो आप दोस्तों थार के मरुस्थल से आगे पढ़ लेना, 2 पेज वहाँ से आपका टेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 11 की ज्योग्राफी। उसमें दोस्तों 2 भाग दे रखे हैं, एक तो खंड क और खंड ख। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, खंड ए या खंड ब। तो दोस्तों पहले अपन कर रहे हैं खंड ब। खंड ब में पहला पार्ट रीड के अकॉर्डिंग काम का था, वो टेस्ट हो गया अपना। उसके बाद दूसरा तीसरा काम का नहीं था, मैंने छुड़वा दिया। फिर चौथा पार्ट आपको पढ़ने के लिए बोला था, वो पार्ट आपके
2 पार्टों में दोस्तों, पहला पार्ट है उसका टेस्ट हो चुका कल, आज दूसरे पार्ट का आपका टेस्ट है। तो इसमें दोस्तों टोटल 76 प्रश्न है, मतलब 34 का पहले हो गया, अब बाकी के 35 से लेकर 76 तक का ये टेस्ट रहेगा। तो आप दोस्तों बताना मुझे कमेंट करके कितने सही कर पाए हैं। और कल दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपको बता देता हूँ। कल आपको पाठ पढ़ना है इसी का पाठ नंबर 5, भारत का जल प्रवाह तंत्र। 5 नंबर पाठ पढ़ लेना दोस्तों, भारत का जल प्रवाह तंत्र, ये पढ़ लेना आप, इसका टेस्ट आपका रहेगा। तो 35 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दोआब किसे कहा जाता है? 2 नदियों के उत्तरी भाग को, 2 नदियों के दक्षिणी भाग को, 2 नदियों के मध्य स्थित या 2 नदियों के परस्पर मेल को। तो दोआब किसे कहा जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सागर दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु सागर दोआब किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? व्यास व सतलज, सिंध व झेलम, रावी व व्यास, चिनाब व रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच का दोस्तों जो दोआब है वो है सिंधु सागर। कौन सा? सिंधु सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों वितिस्ता दोआब, बारी दोआब, रेचना दोआब, चांज दोआब, सिंधु सागर दोआब, इनका मिलान करना है। सिंधु व झेलम, झेलम व चिनाब, व्यास व सतलज, चिनाब व रावी, रावी व व्यास। तो नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं, आप मिलान कर लीजिए। तो आई होप आपने मिलान कर लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। देखिए, फर्स्ट का 3 नंबर हो जाएगा, 2 का 5 नंबर, 3 का 4 नंबर, 4 का 2 नंबर, 5 का 1 नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इस प्रश्न को आप देख भी सकते हैं। बता देता हूँ, विस्त दोआब है, ये कहा जाता है दोस्तों व्यास व सतलज नदी के बीच वाले दोआब को। बारी दोआब है दोस्तों, ये कहा जाता है रावी व व्यास के बीच वाले को। रेचना दोआब चिनाब और रावी के बीच वाले को रेचना। चांज दोआब है, ये कहा जाता है दोस्तों झेलम व चिनाब के बीच। और सिंधु सागर दोआब है, ये सिंधु व झेलम के बीच। तो ये दोआब आप ध्यान रखना इनके नाम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दोआब केवल भारत में स्थित है? विस्त दोआब, बिस्त बारी दोआब, रेचना दोआब, चांज दोआब। तो कौन सा दोआब है वो केवल भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्त बारी दोआब, ये भारत में स्थित है, बिस्त बारी दोआब। नेक्स्ट है, नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र खादर बाढ़ग्रस्त है, जिन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं बुड, बेट, लाटुस या चर। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र जिसे खादर या बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होता है उसे दोस्तों बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट। रेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों ये वाले प्रश्न। नेक्स्ट है, बागड़ प्रदेश अर्थात उच्च मैदानों के कुछ शुष्क भागों में छोटे छोटे टीले मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चो, बुड, चर या लाटूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 का बी, बुड कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? बुड, बूढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, चो किस जिले में अधिक मिलते हैं? झारखंड, बिहार, रुहेलखंड, होशियारपुर। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, होशियारपुर। अब चो कहते किसे हैं दोस्तों? तो समझ लीजिए चो को। चो शब्दावली की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो शिवालिक की जो पहाड़ियों के साथ लगते मैदानी भागों में छोटी छोटी नदियों द्वारा अपर्दन के कारण कई गड्ढे बन गए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चो कहते हैं। ऐसे चो होशियारपुर जिले में अधिक मिलते हैं। 182 नंबर पेज कक्षा 11 भूगोल की पुस्तक में ये शब्दावली दी हुई है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम या सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का ए, घाघरा, गंडक, कोसी। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को निम्न भागों में कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार में गंगा नदी के दोनों ओर। तो देख लीजिए दोस्तों, गंगा के मैदान को किन नामों से जाना जाता है, मिलान करना है। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला ही। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में दोस्तों गंगा यमुना दोआब कहते हैं, और उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में इसे क्या कहते हैं, रुहेल का मैदान, और उत्तर पूर्वी भाग को दोस्तों अवध का मैदान, और बिहार गंगा नदी के दोनों ओर झारखंड का मैदान या बिहार का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है, असम राज्य में हिमालय व गारो पहाड़ियों के मध्य फैला एक संकरा व लंबा मैदान किस नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट है, धुबरी और सादिया तक कौन से मैदान फैले हैं। गंगा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान या विशाल मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये धुबरी सादिया तक फैला है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस निम्न भूमि को डॉट डॉट जिन्हें कहते हैं जिनमें जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिलता है। यानी दोस्तों, जूट धोने के लिए पर्याप्त जल मिलता है, उस निम्न भूमि को क्या कहते हैं। सीधी सी बात है, रीट के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल। बिल दोस्तों, जूट धोने के लिए यहाँ पर पर्याप्त जल मिलता है, ऐसी शब्दावली कक्षा 11 भूगोल में दे रखी है, पार्ट 4 में। आप दोबारा खोल कर देखना, बिल को अच्छे से देखना आप। नेक्स्ट है, वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है जहाँ करोड़ों वर्ष पूर्व के विशाल वृक्षों के अवशेष मिट्टी में दबे हुए मिले हैं। जोधपुर के निकट, जयपुर के निकट, बांसवाड़ा के निकट, जैसलमेर के निकट। तो वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के निकट, जैसलमेर के निकट। नेक्स्ट है, काजरी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, काजरी का पूरा नाम यदि बात करें तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था। नेक्स्ट है, दक्षिण का पठार किसका भाग था। अंगारा लैंड, टेथी सागर, पेंथालासा, गोडावना लैंड। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा गोडावना लैंड का। नेक्स्ट है, दक्षिण के पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट के रूप में ऊंचा उठा हुआ है, जिसे कहा जाता है पाल घाट, बोर घाट, थाल घाट, सह्याद्री। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री। नेक्स्ट है, इसमें पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट क्या है। ऊंची चोटी, जलप्रपात, संकरे, घाटी रास्ते, दर्रे। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दर्रे। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट में नीलगिरी पर्वत पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है इलायची, अन्नामलाई, कोडाई कलाल, दोदा बेटा। तो दोस्तों 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में पर्यटक महत्व का स्थान है महाबलेश्वर, महाबलीपुरम, अंगोरवाट, शिव समुद्रम। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, महाबलेश्वर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनका मिलान करना है, जलप्रपात और इधर नदी दे रखी है, आप देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, आप मिलान कीजिए। शिव समुद्रम श्रावती नदी, वापनाशम महाबलेश्वरम, जीरशप्पा श्री महात्मा गांधी भी बोलते हैं इसे, ताम्रवर्ती नदी, ताम्रपर्णी नदी, यन्ना जलप्रपात, कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर 54 का क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए।
ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। 1 का 4 शिव समुद्रम कावेरी नदी। वापनाशम ये है दोस्तों ताम्रपर्णी नदी। जिरशपा ये शरावती, इसे सरागोपार ऐसे करके भी दोस्तों इसको जाना जाता है जलप्रपात को। जिरशपा शरावती नदी, येना महाबलेश्वरम। ठीक है, नेक्स्ट है कठोर एवं कायांतरित सेलों बलुआ पत्थर, चूने के पत्थर, कायांतरित धारवाड़ सेलों एवं गोडावना से बना प्राचीन पिंड है। दक्षिणी पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या समुद्र तटीय भाग। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है दक्षिणी पठार से कौन सी मिट्टी मिलती है? दक्षिणी पठार से कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी, लाल लेटरेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा लाल लेटरेटाइट मिट्टी। दक्षिण पठार से कौन सी मिट्टी मिलती है? विक्षालित मिट्टी भी बोलते हैं इसे, तो लाल लेटरेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है मैसूर का पठार, रायल का पठार, तेलंगाना का पठार स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पठार में। मैसूर का पठार, रायल का पठार, तेलंगाना का पठार दक्षिणी पठार। नेक्स्ट है समुद्र तटीय मैदानों को कितने भागों में विभक्त किया है? 3, 2, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 2। नेक्स्ट है पश्चिम तटीय मैदानों के प्रमुख बंदरगाह हैं। मुंबई, मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मद्रास, कालीकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम तटीय मैदान के प्रमुख बंदरगाह मुंबई, मंगलोर। नेक्स्ट है संकरी तथा अनूप जिले कहाँ पाई जाती है? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, समुद्री तटीय मैदान या दक्षिण का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का बी, पश्चिम तटीय मैदान। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह इस प्रकार की झीलों पर स्थित है? यानी अनूप झीलों पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई, मुंबई, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचीन जो बंदरगाह है वो अनूप झील पर स्थित एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है किस मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं? पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान या समुद्र तटीय मैदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं? तो पश्चिम तटीय भाग। दोस्तों आपको मैं बता भी चुका, इसको 2, इसको 3। मालाबार, कोंकण और यहाँ पर दोस्तों सौराष्ट्र, कोंकण, मालाबार। इधर दोस्तों उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ठीक है, 2, 3 ये याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्र के निकटवर्ती भागों में बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है जो लहरों द्वारा बनाई जाती है। ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? पुलिकट झील, चिल्का झील, लेगून झील, वुलर झील। तो समुद्र के निकटवर्ती भागों में बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है जो लहरों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और उनमें दोस्तों पानी सा ठहर जाता है तो वो झीलें सी बन जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेगून झील। क्या कहते हैं? लेगून झील। ये गाय की खुर जैसी होती है दोस्तों लेगून झीलें। नेक्स्ट है किसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान के प्रमुख बंदरगाह है मुंबई, मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोचीन। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चेन्नई, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है द्वीप समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 2, 5, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। द्वीप समूहों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नेक्स्ट है कांप मिट्टी के द्वीप व पथरीले द्वीप भाग हैं। दूरस्थ द्वीप, समीपस्थ द्वीप, तटीय द्वीप, स्थलीय द्वीप।
तो दोस्तों 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तटीय द्वीप। नेक्स्ट है पर्वतीय द्वीप व प्रवाल द्वीप भाग है, स्थल द्वीप, तटीय द्वीप, दूरस्थ द्वीप, समीप द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ द्वीप। नेक्स्ट है इनका दोस्तों मिलान करना है, द्वीप और इधर नदी और स्थान। देखिए सागर द्वीप, मन्नार की खाड़ी, सारट द्वीप, व्हीलर द्वीप, रामेश्वरम, राम सेतु पुल, आदम का पुल भारत श्रीलंका के बीच, पाम्बन द्वीप, महानदी, ब्राह्मणी डेल्टा, कोकोडाइल, अंडा कोटा, हुगली नदी के मुहाने। तो दोस्तों इनको मिलान कीजिए आप, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। 69 नंबर। तो देखिए दोस्तों 69 का ए हो जाएगा। फर्स्ट का 5 नंबर सागर द्वीप है, ये हुगली नदी के मुहाने पर है। सार्ट या व्हीलर द्वीप है, ये महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पर है। नेक्स्ट देखिए राम सेतु पुल या आदम का पुल है, तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट है पामन द्वीप, तो दोस्तों ये रामेश्वरम। नेक्स्ट है कोडोडाइल, अंडा कोटा, ये मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है हेनरे, केनरे, बुच्चर, एलिफेंटा, पिजन द्वीप व काठियावाड़ तट पर पीरम, बेंसला आदि कौन से द्वीप है? पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, पथरीले द्वीप या कांप के द्वीप। तो दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा पथरीले द्वीप है ये। नेक्स्ट है किस वर्ग में वे द्वीप आते हैं जो डूबी हुई पर्वत श्रेणियों के समुद्र से ऊपर उठे हुए भागों से बने हैं? पथरीले द्वीप, पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, दूरस्थ द्वीप। तो दोस्तों 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्वतीय द्वीप। नेक्स्ट है पर्वतीय द्वीप के उदाहरण है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इलायची द्वीप, करवती द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के दक्षिण में कौन सी श्रेणी डूब गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सी श्रेणी डूब गई है? बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के दक्षिण में कौन सी श्रेणी डूब गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अराकान योमा श्रेणी, अराकान योमा श्रेणी। और इसके बारे में दोस्तों एक विशेष तथ्य भी है, आपको बता देता हूँ वो भी मैं। हाँ दोस्तों ये अराकान योमा श्रेणी है, अराकान योमा नामक श्रेणी, ये म्यांमार के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में डूब गई है और इसके ऊंचे भाग समुद्र तल से ऊपर जो रह गए हैं उनसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे बना हुआ है? तो अराकान योमा नामक श्रेणी जो म्यांमार के दक्षिण भाग में थी वो बंगाल की खाड़ी में डूब गई, उसी का दोस्तों भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 186 नंबर पेज कक्षा 11 की पुस्तक में दे रखा है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने डिग्री जल मार्ग द्वारा निकोबार अलग किए हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 50 डिग्री चैनल या 70 डिग्री चैनल। तो दोस्तों 74 का राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हेली द्वीप, कराकोरम द्वीप। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप, अमीन द्वीप, मिनिकॉय, कवरस्ती, इलायची द्वीप किस द्वीपों में सम्मिलित है? पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, पथरीले द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रवाल द्वीप। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है 5वां, तो नेक्स्ट पार्ट आप पढ़ लेना, भारत का जल प्रवाह तंत्र।
नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पाठ दिया था पढ़ने के लिए 6 भारत की जलवायु कक्षा 11 का। आज इसका टेस्ट है। कल आपको पाठ 7 पढ़ना है, भारत का मानसून तंत्र। ठीक है, भारत का मानसून यही है दोस्तों। हाँ, भारत का मानसून तंत्र, पेज 199। तो ये पाठ पढ़ना है दोस्तों। कल आपका पाठ 7 का टेस्ट रहेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो भारत की जलवायु होती। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? तो बताइए दोस्तों। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण व शुष्क, शीत व आर्द्र या शीत व शुष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ए। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु उष्ण और आर्द्र प्रकार की होती। नेक्स्ट है, यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भागों में वर्षा होती। अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, अनिश्चित। यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा होती। अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, अनिश्चित। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कम। यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भागों में वर्षा होती तो कम होती। कितनी? क्या होती? कम होती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है? ये पाठ्य पुस्तक का पीछे वाला प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, ए है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। बी है, हाँ, बी है मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सी है नागालैंड, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। डी है मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश एवं मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को कहते हैं शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन या मानसूनी। तो भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? यानी भारत की जलवायु का प्रकार कौन सा है? तो भारत की जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। कौन सी? मानसूनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 4 का क्या हो जाएगा? डी। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की। नेक्स्ट है, निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। समुद्र तल से ऊंचाई, पवनों की दिशा, पवनों की स्थिति, विषुवत रेखा से दूरी। तो दोस्तों, निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है विषुवत रेखा से दूरी। बाकी दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती है, पर्वतों की दिशा और पर्वतों की स्थिति भी प्रभावित करती है भारत की जलवायु को। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मौसम विभाग ने मानसून काल को ध्यान में रखते हुए वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा है? 5, 4, 8 या 3। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 4। भारत सरकार के मौसम विभाग ने मानसून काल को ध्यान में रखते हुए वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा है? 4 ऋतुओं में। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून काल में कौन सी ऋतु आती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद ऋतु, शीत ग्रीष्म ऋतु। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शीत ग्रीष्म ऋतु। यानी उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून काल में कौन सी ऋतु होती है? तो शीत ग्रीष्म ऋतु। यानी एक साइड शीत ऋतु होगी, एक साइड ग्रीष्म ऋतु होगी। बात यही है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून काल में कौन सी ऋतु आती है? दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून में कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद ऋतु या शीत ऋतु। तो दोस्तों, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा दोस्तों 8 का, सॉरी, हाँ 8 का हो जाएगा सी, वर्षा शरद ऋतु। वर्षा शरद ऋतु। नेक्स्ट है,
शीत ऋतु होती है मध्य जून से मध्य सितंबर, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर, दिसंबर से फरवरी या मार्च से मध्य जून। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दिसंबर से फरवरी के मध्य दोस्तों शीत ऋतु होती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से मध्य जून, मध्य जून से मध्य सितंबर, मध्य सितंबर से दिसंबर या दिसंबर से फरवरी। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, मार्च से मध्य जून ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्षा ऋतु होती है दिसंबर से फरवरी, मध्य जून से सितंबर, मार्च से मध्य जून, मध्य जून से दिसंबर। तो वर्षा ऋतु कब होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य वर्षा ऋतु होती है। नेक्स्ट है शरद ऋतु होती है मध्य सितंबर से दिसंबर, दिसंबर से फरवरी, मार्च से मध्य जून, मध्य जून से मध्य सितंबर। तो शरद ऋतु का टाइम कब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य सितंबर से दिसंबर। नेक्स्ट है मैदानी भाग को पार करने के बाद पौने उत्तर पूर्वी दिशा में चलने लग जाती है, इन पवनों को किस नाम से जाना जाता है। मैदानी भाग को पार करने के बाद पवने उत्तर पूर्वी दिशा में चलने लग जाते हैं, इन पवनों को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवने, उत्तर दक्षिणी मानसूनी, या पूर्वी उत्तरी मानसूनी, या उत्तरी पूर्वी मानसूनी। तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है मानसून का फटना कहते हैं दक्षिणी घनघोर बारिश को, प्रथम घनघोर बारिश को, मानसूनी वर्षा को, या मौसिनरामी वर्षा को। तो बादल का फटना, तो देखिए दोस्तों प्रथम घनघोर वर्षा को बादल का फटना कहते हैं, सॉरी मानसून का फटना कहते हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु में भूमध्य सागर से जन्म लेकर आने वाले चक्रवातों से थोड़ी वृष्टि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में होती है। इसे कौन सी वर्षा कहते हैं, ओलावृष्टि, लू, मावठ, आम की बौछार। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, ये पीछे आ भी चुका है, शी हो जाएगा मावठ। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में प्राय धूल भरी आंधियां चला करती है, इन गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, मावठ, लू, आम की बौछार या ओलावृष्टि। तो बहुत सिंपल है, लू कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में तटीय क्षेत्रों में तथा दक्षिणी भारत में भी पवनों का क्रम जल से स्थल की ओर होने लगता है, अतः दक्षिणी भारत में इस ऋतु में थोड़ी वर्षा हो जाती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, अमल वर्षा, आम की बौछार, फूलों की बौछार या मावठ। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आम की बौछार। नेक्स्ट है आम की बौछार को विशेष रूप से कहवा उत्पादक क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है, अमर वृष्टि, फूलों की बौछार, मानसून का फटना, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फूलों की बौछार। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिम भारत में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है, 10%, 70%, 90% या 80%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सी, 90%। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन मानसून पवने कितनी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो दोस्तों 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट है देश के कितने प्रतिशत वर्षा शरदकालीन मानसून तथा चक्रवात से प्राप्त होती है, यानी देश को कितने प्रतिशत वर्षा शरदकालीन मानसून तथा चक्रवात से प्राप्त होती है, 20%, 10%, 50%, 10%, 70%। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट है मोसिनराम नामक स्थान किन पहाड़ियों में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोसिनराम भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल किन पहाड़ियों में स्थित है, गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, शिमला की पहाड़ियां, नैनीताल की पहाड़ियां। तो ध्यान रखना दोस्तों, खासी की पहाड़ियों में स्थित है मोसिनराम स्थान। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या बंगाल की खाड़ी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार पवने दिशा बदलकर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, फेरेल का नियम,
कोटियाकार नियम, कोपेन का नियम, थॉर्नवेट का नियम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेरल का नियम। 25 नंबर है, मोहसिन राम नामक स्थान पर कितने सेमी से अधिक वर्षा होती है? 1200 सेमी से, 1500 सेमी से, 1300 सेमी से या 1700 सेमी से? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1300 सेमी से अधिक। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और दोस्तों आपको कल पाठ पढ़ना है 7। और एक बात और दोस्तों, आप रीट की न्यूज़ पर ध्यान ना दें। रीट जब भी हो आप अपनी तैयारी जिस स्तर से चल रही है उस स्तर से करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप तनाव में आएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तैयारी के साथ दोस्तों तनाव की स्थिति का कोई लेना देना नहीं होता है, तो तनाव की स्थिति को दूर रखें। आप एक स्तर में तैयारी करते रहें। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता होती है और उसी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार वो तैयारी करता है। बशर्ते आप जो पढ़ रहे हो वो समझ में आपके कितना आता है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी दोस्तों। सीटेट पैटर्न पर भी पेपर आ सकता है जैसे 2015 में आया था। तो आप कितनी समझ विकसित करते हो, कैसे मैटर को पढ़ते हो, डिपेंड ये करता है। आप कितनी बार पढ़ चुके ये मैटर नहीं करता है। तो आप उस स्तर पर जैसे भी आप पढ़ रहे हैं उस स्तर पर तैयारी करते रहें, तनाव की स्थिति में ना आए। मिलते हैं दोस्तों कल पाठ 7 के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने आपको पाठ दिया था पढ़ने के लिए, कक्षा 11 का 7 नंबर, भारत का मानसून तंत्र। आई होप आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। इस पाठ में 2 ही पेज है दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न नहीं बढ़ेंगे। और कल आपको दोस्तों पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो ये वाली और पढ़ लेना दोस्तों आप, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद भारत में मृदा है 9वां पाठ, वो आपको पढ़ना होगा। कल नहीं पढ़ना है, वो परसों पढ़ना है। फिर आपकी दोस्तों इकाई 3 कंप्लीट हो जाएगी खंड ब में। फिर दोस्तों खंड ब की 3 इकाइयाँ और रहेगी। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की जलवायु को कहा जाता है गर्म जलवायु, आर्द्र जलवायु, मानसूनी जलवायु या शीतोष्ण जलवायु? तो दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जलवायु को कहा जाता है तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक मौसम, अरबी मौसमी, ग्रीक मौसम, यूनानी मौसम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून शब्द है ये किस भाषा के शब्द से बना है? तो अरबी मौसम शब्द से बना है। नेक्स्ट है, विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर बने वाताग्रों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान ने मानी है वह है। विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर वाताग्रों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान ने मानी है वह है स्पेट, प्लोन, हैमिल्टन या कोटेश्वरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ए, स्लेट। स्पेट है दोस्तों, सॉरी स्लेट बोल दिया मैंने, स्पेट। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है। जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है विभिन्न वायुपुंज, वाताग्र, चक्रवात, उच्च स्तरीय वायु संचरण। जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है विभिन्न वायुपुंज, वाताग्र, चक्रवात, उच्च स्तरीय वायु संचरण। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उच्च स्तरीय वायु संचरण। 5 नंबर है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना किस जर्मन वैज्ञानिक ने दी? प्लोन, स्पेट, जेम्स, हैमिल्टन। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोन ने दी थी। किसने? फ्लोन। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है? जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है? हिमालय जमा में तिब्बत, हिमालय जमा में लद्दाख, हिमालय प्लस तिब्बत, हिमालय और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय वायु संचरण का प्रमुख अंग है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हिमालय और तिब्बत। नेक्स्ट है, कोटेश्वरम पंत रामामूर्ति फ्लोन ने किस मंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम को मानसून से घनिष्ठ संबंध माना? समताप मंडल,
क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय वायु संचरण के अंग के रूप में जेट स्ट्रीम किस ओर प्रवाहित होती रहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से पूर्व, उत्तर से पूर्व। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उच्च स्तरीय वायु संचरण के अंग के रूप में जेट स्ट्रीम किस ओर प्रवाहित होती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है, सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति को कहा जाता है अल नीनो प्रभाव, ला नीनो प्रभाव, क्राइस्ट शिशु, ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अल नीनो प्रभाव। क्या कहा जाता है? अल नीनो प्रभाव। दोस्तों यहाँ लाइट नहीं है, आंधी आ रखी है, उस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ऊपर नीचे हो रही है पीडीएफ। लाइट जला रखी है इसी फोन की। 9 नंबर है, हाँ 9 नंबर आपको करवा दिया। 10 नंबर है, सामान्य से कम तापमान हो जाने की स्थिति को कहा जाता है क्राइस्ट शिशु, ला नीलो प्रभाव, अल नीलो प्रभाव या जेट स्ट्रीम। तो दोस्तों सामान्य से कम तापमान हो जाने की स्थिति को कहा जाता है ला नीलो प्रभाव। क्या कहा जाता है? ला नीलो प्रभाव। नेक्स्ट है, किस महासागर में पीरू तट के निकट तापमान सामान्य से अधिक हो जाने पर वायुदाब की स्थिति प्रभावित होती है? उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, पूर्वी प्रशांत या पश्चिमी प्रशांत। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? बी, दक्षिणी प्रशांत। नेक्स्ट है, किस स्थिति में भारत में मानसून के शीघ्र आने व बलवती होने की कल्पना की जाती है? अल नीलो स्थिति, ला नीलो स्थिति, जेट स्ट्रीम, मानसूनी पवन। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ला नीलो स्थिति। क्या हो जाएगा? ला नीलो स्थिति। नेक्स्ट है, भारत की कुल वर्षा का 90% भाग ग्रीष्म ऋतु में किस मानसून से प्राप्त होता है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो आज का ये टेस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल आपको दोस्तों अगला पाठ पढ़ना है भारत की प्राकृतिक वनस्पति, 8 नंबर पाठ, कक्षा 11, खंड ब। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11 का पाठ याद करने के लिए दिया था भारत की प्राकृतिक वनस्पति। कल दोस्तों इसका वीडियो नहीं बन पाया, यहाँ बारिश का मौसम था, मौसम भी खराब था, लाइट नहीं थी। तो 8वीं क्लास का तो हुआ था कल टेस्ट, और अभी बना रहा हूँ आज इसका वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते वह है? सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते वह है? तो जल्दी से बताइए, सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते वह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ए, जम्मू कश्मीर। सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं। 50 सेमी से कम वर्षा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं शुष्क, मरुस्थलीय, मानसूनी या सदाबहार। तो 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो मरुस्थलीय वन है। कौन से हैं? मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट है, पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है चीड़, देवदार, लार्ज, आम, बांस, बबूल, पीपल, चीड़, नारियल, शीशम, देवदार। तो जल्दी से बताइए 3 का राइट आंसर। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चीड़, देवदार, लार्ज। ये पर्वतीय वनों का समुच्चय है। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि में वन है? भारत में लगभग कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि में वन है? 78.42, 79.42, 77.42, 79.43, यानी 79.43। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 79.42। 5 नंबर प्रश्न है, कौन से वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा
औसत 200 सेमी से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री के लगभग रहता है। तो बताइए कौन से वन देश के उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा औसत 200 सेमी से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री के लगभग रहता है। सदाबहार वन, पतझड़ी या मानसूनी वन, शुष्क वन या मरुस्थलीय वन। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सदाबहार वन। सदाबहार वन। नेक्स्ट है 6 नंबर। सदाबहार वन के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? सदाबहार वन के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 2, 5, 3 या 4। सदाबहार वन के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 2, 5, 3 या 4। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सदाबहार वनों के क्षेत्र है? निम्न में से कौन से सदाबहार वनों के क्षेत्र हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, छोटा नागपुर का पठार, हरियाणा या पश्चिमी राजस्थान। तो निम्न में से कौन से सदाबहार वनों के क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है सदाबहार वनों की ऊंचाई होती है। सदाबहार वनों की ऊंचाई होती है 35 से 45 मीटर, 30 से 45 मीटर, 32 से 45 मीटर, 33 से 45 मीटर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 से 45 मीटर सदाबहार वनों की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट है सदाबहार वनों के ऊपरी सिरे कैसे होते हैं? सदाबहार वनों के ऊपरी सिरे कैसे होते हैं? शंखनुमा, पर्वतनुमा, कीपनुमा या छतरीनुमा। तो सदाबहार वनों के ऊपरी सिरे कैसे होते हैं? 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, छतरीनुमा। नेक्स्ट है 10 नंबर। सदाबहार वनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सदाबहार वनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड आम, खेर खजूर, बरगद कीकर, महोगनी, एबोस, रबर, लोहा कास्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाबहार वनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो महोगनी, एबोस, रबर और लोहा कास्ट, ये दोस्तों सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किन वनों में वृक्षों की सघनता के कारण धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता? किन वनों में वृक्षों की सघनता के कारण धरातल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता? मानसूनी वन, सदाबहार वन, ज्वारीय वन, मरुस्थलीय वन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। नेक्स्ट है ऐसे वन जो शुष्क काल में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये वन होते कौन से हैं? तो पतझड़ी मानसूनी वन, शुष्क वन, ज्वारीय वन या पर्वतीय वन। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतझड़ी मानसूनी वन। ये दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। ये पतझड़ी होते हैं, पत्ते गिरा देते हैं अपने शुष्क काल में। नेक्स्ट है पतझड़ या मानसून वन कितने मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पतझड़ या मानसूनी वन कितने मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 3, 2, 4 या 5। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पतझड़ या मानसून वन कितने मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 3, 2, 4 या 5। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से मानसूनी वन के क्षेत्र हैं? निम्न में से कौन से मानसूनी वन के क्षेत्र हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग, गुजरात, हिमाचल व असम पहाड़ियों पर, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग। नेक्स्ट है किन वनों की लकड़ी से रेल के स्लीपर जलयान फर्नीचर बनाए जाते हैं? किन वनों की लकड़ी से रेल के स्लीपर जलयान फर्नीचर बनाए जाते हैं? सदाबहार वन, मानसूनी वन, शुष्क वन या पर्वतीय वन। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मानसूनी वन। नेक्स्ट है 16 नंबर। पतझड़
मानसूनी वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? पतझड़ मानसूनी वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ताड़, नारियल, चीड़, देवदार, नागफणी, रामबांस, साल, सागवान, नीम, चंदन। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, साल, सागवान, नीम, चंदन। 17 नंबर है, किस प्रकार के वनों में वर्षा औसत 50 सेमी से 100 सेमी तक होती है? किस प्रकार के वनों में वर्षा औसत 50 सेमी से 100 सेमी तक होती है? मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन, शुष्क वन या पर्वतीय वन। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शुष्क वन। 18 नंबर है, शुष्क वनों के वृक्षों की ऊंचाई होती है 6 से 9 मीटर, 8 से 10 मीटर, 7 से 9 मीटर, 5 से 7 मीटर। तो 18 का राइट आंसर बताइए। शुष्क वनों के वृक्षों की ऊंचाई होती है, शुष्क वनों के वृक्षों की ऊंचाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 9 मीटर, 6 से 9 मीटर। नेक्स्ट है, शुष्क वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, हिमालय व असम। तो 19 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट है 20 नंबर, शुष्क वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं? शुष्क वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं? खेर, खजूर, किक्कर, बबूल, नीम, आम, शीशम, बांस, रोज फोरा, सोनेरीटा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो शुष्क वनों में कौन से वृक्ष मिलते हैं? किक्कर, बबूल, नीम और आम मिलते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर, कौन से वन 50 सेमी कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? कौन से वन 50 सेमी कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन या पर्वतीय वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट है, किन वृक्षों की पत्तियों कृषक मृदा में वनस्पति अंश बढ़ाने एवं मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में लेते हैं? शुष्क वन, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन या मरुस्थलीय वन। तो सिंपल सा है दोस्तों, डी, मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट है, कौन से वन महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीपीय नदियों के मुहाने पर तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं? कौन से वन महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीपीय नदियों के मुहानों पर तथा गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, ज्वारीय वन, मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ज्वारीय वन। 24 नंबर है, किन वनों के सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तथा मैंग्रोव वृक्ष हुगली नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं? किन वनों के सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तथा मैंग्रोव वृक्ष हुगली नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं? तो उन वनों का नाम बताना है दोस्तों, कौन से वन है वो जिनमें मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, मैंग्रोव वृक्ष हुगली नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। ये वन हैं कौन से, ऐसे नाम बताना है। ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, शुष्क वन या मानसूनी वन। तो बहुत ही आसान सा है दोस्तों, ज्वारीय वन। नेक्स्ट है, ज्वारीय वनों के प्रमुख वृक्ष हैं यूजेनिया, मिचेलिया, हेरोटीरिया, रोजीफोरा, सोनेरीटा, रोडेंड्रास, स्प्रूस, मेपल, चेस्टनट, स्नोवर। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? ज्वारीय वनों के प्रमुख वृक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेरोटीरिया, रोजीफोरा, सोनेरीटा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर तथा पंचमढ़ी में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आप जवाब दो दोस्तों। इससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूं। ये किसी महाशय ने कमेंट किया, टीचिंग के लिए वीडियो देखते हैं ना कि ऐड के लिए। ऐड क्यों देखें? ऐड क्यों देखें के लिए वीडियो डालते हो क्या? तो इनको मैं बता देता हूँ महाशय को
मेरी जर्नी शुरू होती है सुबह 5 बजे से और रात को 12 बजे तक। स्टडी भी करनी, टेस्ट भी बनाने, वीडियो भी शूट करना, आपका टेस्ट लेना भी। और आपसे मैं कुछ नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। सिर्फ बोलता हूँ लाइक करो, कोई ऐड आए तो उसको देखो। ऐड देखने के लिए क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ कि आप ऐड देखते हो, उससे मेरे ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। मंथली 2000 या 1500 रुपये, इतनी मेरी अर्निंग होती है। इस अर्निंग के लिए मैं ये वीडियो शूट करता हूँ, आपसे कोई पैसा नहीं लेता। मेरे 4 मंथ में अभी पीछे बता नहीं सकते, यूट्यूब की टर्म होती है, 8000 के लगभग अर्निंग हुई। आज तक यूट्यूब से ज़्यादा नहीं, और ये अर्निंग है 3 साल की। तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनतें होती है। तो ऐड इसके लिए बोलता हूँ भाई साहब, आपको देखने के लिए, इसलिए आप ऐड देख लिया करें, ये आपसे निवेदन है। और इंसान कोई भी काम करता है उसके पीछे उसकी कोई न कोई होती है, ठीक है। तो देखिए, किस प्रकार के वन दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर तथा पंचमंडी में पाए जाते हैं? ज्वारीय वन, पर्वतीय वन, शुष्क वन या सदाबहार वन? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पर्वतीय वन। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों की ऊंचाई है 1500 मीटर, 1700 मीटर, 1800 मीटर, 1900 मीटर। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1500 मीटर। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों के वृक्षों की ऊंचाई है 15 से 17 मीटर, 15 से 18 मीटर, 15 से 19 मीटर, 15 से 20 मीटर। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 15 से 18 मीटर। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यूजेनिया, मिचेलिया, रेडनड्रास, हेरोटीरिया, रोजीफोरा, महुआ, करील, रोजवुड, एबोनी। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यूजेनिया, मिचेलिया, रेडनड्रास। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वृक्षों पर नियंत्रण व सुरक्षा की दृष्टि से वनों को बांटा है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 7 भागों में? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 3 भागों में। नेक्स्ट है, नवीन वर्गीकरण के आधार पर सरकार ने वृक्षों को कितने भागों में स्वीकृत किया? 4, 3, 5 या 8? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3। नेक्स्ट है, राजकीय वन आते हैं नवीन वर्गीकरण, प्राचीन वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण, व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय वन आते हैं नवीन वर्गीकरण में। नेक्स्ट है, वनों में वृद्धि की प्रक्रिया को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सरकार ने कौन सी योजना चलाई? सामाजिक वन की, सामुदायिक वन की, भारतीय वन संरक्षण योजना या राजस्थान वन संरक्षण योजना? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक वन की। नेक्स्ट है, 34 नंबर, 2015 के अनुसार वन भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर फैले हैं? 22.03%, 22.04%, 22.05%, 22.02%। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 22.02%। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत करने की योजना है? 35%, 33%, 44%, 90%? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 33%। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते हरित गृह प्रभाव को कौन संयत करते हैं? वायु, वन, वृक्ष या पर्वत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी, वन। नेक्स्ट है, वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 3, 7 या 2? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है, किसके अनुसार हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूमि पर वनों का होना अनिवार्य है? 1952 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, 1953 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, 1954 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, 1956 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
1952 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 33% भूमि पर वनों का होना क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है, किस कीड़े से लाख का उत्पादन होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस कीड़े से लाख का उत्पादन होता है, लेसिफरलका, लेसिफरलक्का, लेसिफरबक्का, लेसिफरलक्का, लेफिफरलक्का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का बी, लेसिफरलक्का। लाख, लेसिफर, लाख, लेसिफरलक्का। नेक्स्ट है, देवदार वृक्ष आते हैं, गौण उपजें, मानसून वनों की लकड़ियां, हिमालय प्रदेश की लकड़ियां, असम व शुष्क प्रदेश की लकड़ियां। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल दोस्तों आपको पाठ पढ़ना है 9वां, मृदा, कक्षा 11, खंड ब का 9वां पाठ मृदा है, वो पढ़ना है आपको। और इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ऐड आए तो स्किप ना करें। आप 16 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, 40 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, तो आप दोस्तों 5 सेकंड की या 1 मिनट की ऐड भी देख सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।